हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है ईवीएस की क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं और इससे पहले मैं आपको एयर पॉल्यूशन पूरा कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। उससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, आपको ईवीएस के नाम से प्लेलिस्ट दिख जाएगी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से जाकर जो बाकी रिमेनिंग क्लासेस हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है वाटर पॉल्यूशन। ये मैंने टीजीटी के टाइम पर किया था, बट ये आपके ना सीईटी मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, क्योंकि इसमें मैंने सभी पॉइंट्स नोट किए हैं। यहाँ वाटर पॉल्यूशन है, जैसे डी होता है, बीओडी है, सीओडी है, ये सारा का सारा मैंने इसमें नोट किया। आपका कोई भी पॉइंट इसमें से रहेगा नहीं। जैसे टीडीएस है, कितना टीडीएस का पानी हमें पीना चाहिए, ये सारे के सारे पॉइंट इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये जो क्लास मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ उसमें बहुत सारा मैटर आपको देखने को मिलेगा, और शायद आपकी ये क्लास लेंथी भी रह सकती है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी रहेगी। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। जैसा कि पहले मैंने लिखा है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। जैसे जो पानी है, पानी का जो वाटर बॉडीज होती हैं उनका प्रदूषित हो जाना ही क्या कहलाता है, वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है, पानी में जब मानव या जानवरों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों को बिना किसी उपचार के वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है, कंटेमिनेशन क्या होता है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी है और एनिमल एक्टिविटी है या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते हैं और उससे निकलने वाला जितना भी कूड़ा करकट होता है उसको ऐसे ही हम क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं, वाटर बॉडीज में बहा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पानी है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे वाटर बॉडीज क्या हो सकती है, जैसे रिवर्स हो सकती है, ओशियंस हो सकते हैं, लेक्स हो सकती हैं, या ग्राउंड वाटर जो भी आपको अवेलेबल मिलेगा वो सभी वाटर बॉडीज में हम काउंट करते हैं। अगर वाटर पॉल्यूटेड होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर मान लीजिए अगर जैसे पानी प्रदूषित है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसे इफेक्ट करेगा, जीवों को इफेक्ट करेगा, ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करेगा। आपको पता होगा कि वाटर जो है ना, मतलब पानी, प्रदूषित पानी से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, वो भी मैंने यहाँ पर लिखी है। द मेन वाटर पॉल्यूटेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखे कि जो प्रदूषक है जिनसे प्रदूषण फैलता है वो कौन से, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फर्टिलाइजर्स है, पैरासाइट्स है, परजीवी है। ठीक है, जैसे हम बहुत सारे उर्वरकों का यूज कर लेते हैं, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, दवाइयों का यूज करते हैं, नाइट्रेट्स वगैरह है, फॉस्फेट है, प्लास्टिक है, ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है। ये सभी क्या कारण बनते हैं, पानी को प्रदूषित करने का कारण बनते हैं। ठीक है, तो मेन वाटर पॉल्यूटेंट यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, जो पैरासाइट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स है, नाइट्रेट्स है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, प्लास्टिक है, फॉस्फेट है, ये सभी क्या करेंगे, वाटर को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रख लेनी है। आपसे पोल्यूटेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि बताइए वाटर को पॉल्यूट करने वाले कारक कौन से हैं। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि वाटर पॉल्यूट होता क्यों है। जैसे कई बार ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना भी वाटर पॉल्यूशन का कारण बनता है। ये किस वजह से होता है, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। मैंने आपको पूरा क्लाइमेट चेंज पढ़ाया हुआ है, आप वो क्लास भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिससे पानी में भी क्या होगा, जो CO2 है वो बहुत ज्यादा रिलीज होगी। ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा, इससे डिक्रीज हो जाएगा। पानी जो है वो पानी की जो है वो कमी हो जाएगी। उसकी वजह से जो पानी पीने योग्य है वो भी नहीं बचेगा। इसलिए जो मतलब जो भी पीपल है, एनिमल्स है, वो जो खराब पानी है उसको पीने के लिए मजबूर होंगे। तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में। इसके बाद है दूषित पानी पीने को हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो हाई टेम्परेचर की वजह से डिक्रीज होने लगेगा। इसके बाद है हाई टेम्परेचर। मीठे पानी के स्रोतों में जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें जो पानी होता है उसमें जो घातक रोग जनक है उनको क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन का खतरा बढ़ सकता है। तो ये हाई टेम्परेचर भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग जो है
इससे जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। जब सी लेवल बढ़ेगा तो खारा पानी क्या होगा, खारा पानी की मात्रा भी बढ़ने लगेगी, जिससे पीने योग्य पानी जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद शहरीकरण वगैरह भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हम वनों की कटाई कर देते हैं, इससे जल संसाधनों को क्या हो रही है, मतलब जल संसाधन समाप्त हो जाएंगे, ऑक्सीजन वगैरह की कमी होगी, जैविक अवशेष उत्पन्न कर सकते हैं। आपसे ऐसा तो नहीं पूछेगा, बट 4 आपको यहाँ इस तरीके से ऑप्शंस बनाकर दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा कारक जल प्रदूषण का है। तो बस आपको इसकी हेडिंग वगैरह पता होनी चाहिए कि किस किस वजह से हमारे यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। तो जैविक अवशेष उत्पन्न हो सकते हैं, इससे हानिकारक जीवाणुओं का क्या बन सकता है, ये प्रजनन स्थल बन सकता है। ठीक है, तो जल संसाधनों की कमी होने लगेगी इस वजह से। जो मिट्टी है, इसमें जो मिट्टी होती है वो, तो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने लिखा है, वन जो होते हैं वो मिट्टी की जड़ों को क्या करते हैं, पकड़ कर रखते हैं। मिट्टी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, सोइल की क्षमता क्या करती है, वाटर को भी हैंडल करने की होती है, वह भी क्या करेगी, इसके साथ में चली जाएगी, और वाटर के साथ जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो भी बह जाएंगे, जिससे हमारे यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन का जो खतरा है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। इसके बाद है वनों की कटाई। वनों की कटाई से भी क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन बनाकर रखते हैं, वन बनाकर रखते हैं। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, इससे बढ़ जाएगा। इसमें जो जल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन सब पर क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद है जल प्रदूषकों का वर्गीकरण, यानी कि जल प्रदूषक जो होते हैं उनको हमने कैसे क्लासिफाइड किया है। यहाँ पर एक फिजिकल यानी कि भौतिक प्रदूषण होता है। ठीक है, फिजिकल पॉल्यूशन, फिजिकल जो भी मतलब इस तरीके से वर्गीकरण किया गया, प्रदूषक कह सकते हैं, पोल्यूटेंट्स बोल सकते हैं हम इसको। भौतिक प्रदूषकों में जैसे जल का रंग आता है, यानी कि वाटर कलर आता है। कई बार वाटर का कलर जो है वो बिल्कुल मैला मैला सा होता है, येलो येलो सा होता है। उसका गंध, मतलब पानी में से कई बार स्मेल आने लगती है, स्वाद वगैरह चेंज हो जाता है, सॉलिड पदार्थ, ताप, गर्म, इन सबको जितने भी जो भी इफेक्ट होता है ये सब किस में आता है, भौतिक प्रदूषकों में आता है। ये भौतिक कारकों की वजह से होता है ऐसा। मेन इसमें गाद, सिल्ट, जो घुले हुए कण होते हैं पानी में, ह्यूमन प्लांट से या इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है वो सब किस में शामिल होता है, भौतिक प्रदूषक में शामिल होता है, फिजिकल पॉल्यूटेंट्स में शामिल होगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से बताइए कौन सा फिजिकल पॉल्यूटेंट है, तो आप क्या टिक करेंगे, इसमें जल का रंग होगा, गंध होगा, स्वाद होगा, सॉलिड वेस्ट होंगे, ये सारे के सारे जितने भी पदार्थ हैं ये सब किस में आते हैं, फिजिकल पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। तो आपको ये याद रखनी है बात। इसके बाद जैविक प्रदूषक। ठीक है, जैविक में कौन से आएंगे, जैसे मतलब जो भी केमिकल्स वगैरह डिसोल्व होते हैं उसमें पानी में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अवांछित जैविक सामग्रियां हैं जो जल में डिसोल्व, जैसे जल में ऑक्सीजन है, जल में डिसोल्व ऑक्सीजन है, जो जैसे डीओ बोलते हैं हम इसको, जैविक O2 है, रोग कारक जितने भी यहाँ पर रोग कारक क्षमता को प्रभावित कर, ये क्या करते हैं, रोग कारक क्षमता को प्रभावित करते हैं। इनमें जैविक जीवाणु, क्लोरोफॉर्म, बैक्टीरिया, शैवाल, जलकुंभी, जलीय फर्म, परजीवी कीड़ों को शामिल किया गया है। तो जैविक प्रदूषक में जैसे आपके डिसोल्व ऑक्सीजन आती है, रोग कारक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं, जैविक जीवाणु, क्लोरोफॉर्म आती है, इसमें बैक्टीरियाज आते हैं, शैवाल आते हैं, फंगी आती है, जलकुंभी आती है, फर्न आता है, परजीवी आते हैं। ये सभी किसमें है, जैविक प्रदूषकों में शामिल किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक। रासायनिक में यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी, जैविक में हम केमिकल्स की बात नहीं करते हैं, रासायनिक में करेंगे केमिकल की बात। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों शामिल होते हैं, भारी धातुएं शामिल होती है, इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस शामिल होते हैं। ठीक है, ये जल की अम्लीयता और उसकी कठोरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की उपलब्धता इसमें आएगी, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे के सारे रासायनिक प्रदूषक हो सकते हैं। इसमें फॉस्फेट, नाइट्रेट, कैडमियम, पॉलीक्लोराइड, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, रासायनिक प्रदूषक में आते हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हमने जो मतलब जो फिजिकल वाला पढ़ा है, उसके बाद हमने जैविक पढ़ा, उसके बाद हमने रासायनिक पोल्यूटेंट्स पढ़े हैं। तो इस तरीके से इसको 3 वर्गीकरण में बांटा गया है, 3 वर्गों में इसको रखा गया है। तो ये आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होंगे। अब समुद्र में होने वाले, जैसे समुद्र है, समुद्र में क्या होते हैं, परमाणु परीक्षण होते हैं, तो उससे क्या निकलते हैं, नाभिकीय कण निकलते हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलते हैं, जो कहीं ना कहीं समुद्र में मिल जाते हैं। इससे जो समुद्र में समुद्री जीव रहते हैं, वनस्पतियां रहती हैं, वो क्या हो जाती है, नष्ट होने का उनका खतरा हो जाता है, और वो क्या करते हैं, समुद्र का जो इकोसिस्टम है उसको बिगाड़ देते हैं। तो सबसे पहले जल प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारक है वो समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, उनकी जो इकोसिस्टम है उसको बिगाड़ देगा ये। तो आपको ये बात याद रख लेनी है, क्या करेगा ये, समुद्र में जितने भी जीव जंतु है उनके जो भी मतलब उनका जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा इस वजह से। इसके बाद है जल में कारखानों का अवशिष्ट गर्म जल स्रोत। अब जैसे जल मतलब जो कारखाने हैं, कारखानों से जो भी गर्म जल निकलता है,
गर्म पानी निकलता है उसको भी हम क्या करते हैं, कई बार समुद्रों में बहा देते हैं। तो वाटर को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। वहां पर रहने वाले जितने भी उसमें जीव, जो भी मतलब जो भी जीव रह रहे हैं उनकी लाइफ जो है वो इफेक्ट होगी। ठीक है, वाटर में रहने वाले जितने भी जीव है उनकी लाइफ उससे क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ वातावरण को भी क्या करेंगे, गर्म करने का काम करेंगे, जिससे वहां की जो वनस्पतियां हैं वो क्या होंगी, उनकी जो संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है इससे बीमारियां वगैरह फैल जाती है, आपको पता ही होगा। पोल्यूट वाटर पीने से हमारे हेजा, पैचिस, क्षय रोग, पेट संबंधी रोग हो जाते हैं, कैंसर का खतरा होता है, अपंगता का खतरा होता है। तो ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं, वाटर पॉल्यूशन से होते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख दिया, जैसे शहरीकरण से फैल रहा है वाटर पॉल्यूशन, जितनी ज्यादा जनसंख्या हो रही है, ज्यादा ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस उत्पन्न कर रही है जो वाटर को पोल्यूट करने का काम कर रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन इसका क्या है, मेन फैक्टर है यहाँ पर। इसके बाद है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन वनों की कटाई वगैरह मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट। इसके बाद सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब ऐसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं बाद में, जैसे आपने वो भी देखा होगा, मतलब जैसे हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो हम क्या करते हैं, गणेश जी को प्रवाहित करके आते हैं नदियों में। तो बहुत सारी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी जो पानी में ऐसे कैसे बहा दी जाती है, फिर वो बाद में क्या बन जाती है, हमारे लिए खतरा बन जाती है। इसके बाद है फर्टिलाइजर्स का जो यूज हम वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर पॉल्यूट होने का खतरा बन जाता है। इसके बाद इसके लिए समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए गए थे, तो इसके लिए 1974 में सबसे पहले क्या लाया गया, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है, बट अभी हम इतना ही पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मैं पहले सारे पॉल्यूशन पढ़ा देती हूँ, उसके बाद सारे एक्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके समाधान के लिए 1974 में जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। तो ये मेन पॉइंट है, इस जल प्रदूषण के लिए एक्ट कब आया है, 1974 में आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है जल का पुनर्नवीनीकरण, या इसका हम क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर बॉडीज में क्या नहीं करें, हम डिसोल्व ना करके एक ऐसा स्थान बनाएं जहां पर हम वाटर को क्या कर सके, प्योरीफाई कर सके, उसका दोबारा से जैसे किसी न किसी चीज में यूज किया जा सके, या उसी फैक्ट्री में, उसी इंडस्ट्रीज में क्या कर सके, हम उसको रीयूज कर सके। अब यहाँ पर जो किसान है वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स का जो यूज है वो क्या करें, समुचित मात्रा में करें। जो इंडस्ट्रीज वाटर पॉल्यूट करती है उनको क्या कर दें, उनका जो लाइसेंस है ना वो सरकार को रद्द कर देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी जल संरक्षण आंदोलन चलाने की बात कही थी, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद है वर्षा का जल, जो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर बारिश आती है, बारिश का पानी क्या होगा, उसको इकट्ठा करके रखें, फिर उसका क्या करेंगे, हम रिसाइकिल करेंगे, उसको रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करके हम उसका क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, जो वाटर है, वाटर को सबसे ज्यादा पॉल्यूट करते हैं जस्ता और शीशा, तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को भी हम कम कर सकते हैं, और ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश से भी वाटर पॉल्यूट होता है, क्योंकि फ्लाई ऐश जो है ना, मतलब जैसे ताप, जो बिजली घर है, विद्युत घर है, जहां से हजारों टन राख उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा राख बन रही है, मान लीजिए जब बारिश आएगी, बारिश आने के साथ वो राख क्या होती है, उसके साथ में तालाबों में पहुंच जाती है, और फिर वो कहाँ जाती है, ह्यूमन जो है वो उसको कंजप्शन कर लेता है, एनिमल उसका कंजप्शन करते हैं। तो फ्लाई ऐश में बहुत बड़ी मात्रा में भारी धातुएं पाई जाती हैं, जो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो फ्लाई ऐश में भारी धातुएं होती है जो भूमिगत जल को क्या करती है, पॉल्यूट करने का काम करती है, फिर वो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करेंगी, एनिमल्स के हेल्थ को इफेक्ट करेंगी। तो ये सारे के सारे मतलब पूरे कोऑर्डिनेशन को बिगाड़ देती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ईंधनों का जलना, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, खनिज है, कोयला है, इनके जलने से जो वायु है, वायु में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, ये सारी मात्राएं बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, जो बारिश होगी, बारिश के आने के साथ में ये क्या होंगी, अम्लीय वर्षा का कारण बनाएंगी। अब अम्लीय वर्षा होगी तो फिर से वाटर जो है वो अर्थ पे गिरेगा, वो फिर से ह्यूमन को इफेक्ट करेगा। तो ये सब किसके कारण है, वाटर पॉल्यूशन के कारण है। अब है महासागरों में, जैसे महासागरों में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े तेल के टैंकर्स वगैरह लेकर जाए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, वो टैंकर जो होते हैं वो पानी में क्या करते हैं, मतलब उलट जाते हैं, जिसकी वजह से वहां के जो तटीय क्षेत्र है, जैसे कोरल रीफ है, उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये वाटर पॉल्यूशन के कुछ कारण हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है डीओ। डीओ मतलब होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है डीओ। डीओ का मतलब होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसको हम डीओ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसमें मैं आपको डीओ भी पढ़ा दूंगी, बीओडी, सीओडी, ये सब पढ़ा दूंगी। ठीक है, क्या पता आपसे इन एग्जाम्स में
पूछ लिया जाए। यहाँ पर वाटर में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जो जलीय जीवों के जीने का आधार होती है, वही क्या कहलाती है, डीओ, यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन। उस वाटर में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, वही क्या कहलाएगी, उसकी डीओ कहलाती है। जब जल में डीओ की मात्रा 6.0 मिलीग्राम लीटर से कम हो जाती है तो जल को क्या कहा जाता है, वहां का प्रदूषित जल कहा जाता है। कहीं कहीं पर ये 8 मिलीग्राम पर लीटर भी लिखी है और कहीं कहीं पर 6 मिलीग्राम लीटर भी लिखी है। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम पीपीएम में मापते हैं। तो यहाँ पर जब डीओ की मात्रा 6.0 मिलीग्राम पर लीटर या फिर 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को हम क्या कहेंगे कि ये कैसा जल है, मतलब प्रदूषित जल है। यहाँ पर जो इस वाटर में जितनी भी स्पीसीज रह रही हैं उन सबके लिए क्या है, खतरनाक है। यहाँ पर अगर इससे 4.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाते तो हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा ही प्रदूषित है, बहुत अत्यधिक प्रदूषित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात याद रख लेनी है, 4.0 भी आएगा और 6.0, ये खतरनाक है और ये अत्यधिक प्रदूषित वाटर है। अब वाटर बॉडी में प्रेजेंट एक्वेटिक लाइफ, यहाँ पर यही बात लिखी है मैंने जो भी आपको बताई थी कि जो वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडी में प्रेजेंट जितनी भी वाटर बॉडी में प्रेजेंट जितनी ऑक्सीजन है और वो डायरेक्टली किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होती है। जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उन सब में प्रेजेंट होगी और वो किसके लिए उपयोगी होगी, वहां पर रहने वाली एक्वेटिक लाइफ के लिए, यानी कि उस पानी में जितने भी स्पीसीज रह रही हैं उनके जीने का आधार होगी। उन्हें जितनी ऑक्सीजन की नीड होती है वही क्या कहलाती है, वहां की डीओ कहलाती है, वही वहां की डिजोल्व ऑक्सीजन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है एक्वेटिक प्लांट या फिर एल्गी। यहाँ पर जो एल्गी है, एल्गी से क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। अब वाटरफॉल से भी जो डीओ है यहाँ पर वाटर बॉडी से भी आती है। इसके बाद है लॉक्टिक वाटर। लॉक्टिक वाटर होता है जो फास्ट होता है और फ्लो करता है, फास्ट बहुत मतलब लगातार बहता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगी, हाई जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो हाई मात्रा में मिलती है। तो लॉक्टिक वाटर में भी क्या होती है, जो मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। लॉक्टिक वाटर जो फास्ट होता है और फ्लो करता रहता है। इसके बाद है टेम्परेचर इफेक्ट। जो डीओ है उसको कौन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता दिखाई देगा, जिसकी वजह से क्या होगी, आपके जो डीओ है ना उसका लेवल क्या हो जाएगा, पानी में कम हो जाएगा। अब कोल्ड वाटर में डीओ को होल्ड करने की क्या होती है, कैपेसिटी ज्यादा होती है। जो ठंडा पानी होता है वहां पर ऑक्सीजन आपको उस ग्राउंड वाटर में या वाटर लेवल में क्या दिखाई देगी, वहां पर आपको जो डीओ है वो उसकी मात्रा ठंडे पानी में ज्यादा दिखाई देती है। इसके बाद अगर वाटर बॉडी में बैक्टीरिया और फंगी ऑक्सीजन का यूज करेंगे एज डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म मैटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर वाटर बॉडी में जैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फंगी प्रेजेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और किस लिए यूज कर रहे हैं, जो वहां पर डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड मैटर है लेक में या फिर रिवर बॉटम्स में, और वहां पर उसको मतलब डिकम्पोज करने में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ऑक्सीजन का भी ज्यादा यूज करेंगे। जब ऑक्सीजन का ज्यादा यूज करेंगे तो उस पानी में जो वाटर लेवल है, वो ऑक्सीजन का लेवल है, वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, जिससे डीओ की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। किसी भी पानी में, किसी भी वाटर बॉडी में ना डीओ का जो लेवल है वो सही होना चाहिए। अगर डीओ का लेवल कम हो जाता है ना तो वहां पर क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इसके बाद इसको मेजर किया जाता है पीपीएम में। ठीक है, अनॉक्सिक ऑक्सीजन 0.2 पीपीएम से कम होती है और जो छोटी फिश होती है उनके लिए 3.0 पीपीएम जो वाटर है वो सही माना जाता है, मतलब उसमें सर्वाइव कर सकती हैं वो। इसके बाद है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन अ वाटर वॉल्यूम वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी वाटर बॉडी में जितनी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है वो क्या की जाती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के द्वारा क्या कर ली जाती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मात्रा में, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की फॉर्म में बैक्टीरिया के द्वारा क्या की जाती है, ऑक्सीडाइज कर ली जाती है, सारी की सारी कंज्यूम कर ली जाती है। तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर डीओ जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, इसे ही, और वहां पर उसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, यानी कि उसे और ऑक्सीजन की नीड होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जहां पर भी जिस वाटर बॉडी में बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी वही क्या कहलाता है, वहां का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। यहां पर मैंने लिखा है कोई वाटर बॉडी जब वाटर में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट यहां पर क्या होगा, जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, जब किसी वाटर बॉडी में बढ़ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा,
उसका यूज सबसे ज्यादा किसके द्वारा किया जाएगा? बैक्टीरिया के द्वारा। तो न्यूट्रिएंट का यूज कौन करने लगेगा? एज अ फूड न्यूट्रिएंट का यूज बैक्टीरिया करने लगेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? उसका बहुत ज्यादा यूज करेगा, और जब उसका यूज करेगा तो उसे किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और जब वो ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो वहां पर जितनी अवेलेबल ऑक्सीजन है वो खत्म होने लगेगी और वो और डिमांड करने लगेगा ऑक्सीजन की। यही क्या होगा? वहां का बीओडी होता है। तो यही बात मैंने आपको बताई है। तो ये क्या होगा? वहां का बीओडी होगा। वे सभी कंपाउंड एक वाटर बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, तो बैक्टीरिया उसे क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करने लगता है। बैक्टीरिया उसे अपना न्यूट्रिएंट बना लेता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू उसका मतलब ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ तोड़कर मतलब उसका यूज करने लगता है। फिर वो क्या होता है? वहां पर ऑक्सीजन की और ज्यादा डिमांड करने लगता है, और प्रोसेस में बैक्टीरिया क्या करेगा? ऑक्सीजन की डिमांड करेगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बैक्टीरिया ले रहा है उन्हें ब्रेक डाउन करते वक्त ऑक्सीजन की डिमांड लगती है, तब बैक्टीरिया सभी ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर बस यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट है, पानी में जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उन सब का यूज कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। और जब बैक्टीरिया उनका यूज करता है तो बैक्टीरिया को किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने के लिए उसे किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की नीड होती है। अब वाटर बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सभी किसके द्वारा कंज्यूम कर ली गई? बैक्टीरिया के द्वारा कंज्यूम कर ली गई है। अब जो बैक्टीरिया है वो क्या कहता है कि उसे और ज्यादा ऑक्सीजन की नीड है, तो क्या करता है? और ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करता है। तो यही क्या कहलाता है? आपका बीओडी कहलाता है। ऐसे कर मतलब यही जो चक्कर है वो इसमें चलता रहता है। तो यही क्या कहलाता है? आपका बीओडी कहलाता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। जितनी ज्यादा बीओडी का लेवल बढ़ेगा, यानी कि बीओडी जितनी ज्यादा होती है किसी भी वाटर बॉडी में, ऐसा मान लीजिए वहां का जो पानी है ना वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता है। तो रेगुलर बेसिस पर अगर वो ऐसा कर रहा है, बैक्टीरिया रेगुलर बेसिस पे ऐसा कर रहा है, तो उसे ऑक्सीजन की डिमांड और चाहिए होगी। तो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब बैक्टीरिया वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करता है, तो यही क्या होती है? आपकी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कह सकते हैं इसको। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। इसके बाद है बीओडी। बीओडी इज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहां पर मैंने लिखा है डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी। यहां पर बस एक पॉइंट आपको याद रख लेना है, जब डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब यानी कि यहां पर ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। अगर किसी वाटर बॉडी में अगर बीओडी लो है, ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये आपका जरूरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर किसी वाटर बॉडी में बीओडी लो है, यानी कि जो बीओडी है अभी मैंने आपको पढ़ाया है वो क्या है? कम है, तो वहां का जो पानी है वो कैसी क्वालिटी का होगा? बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। अब जहां पर बीओडी लो है इसका मतलब वहां पर क्या है? डीओ ज्यादा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है। जहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है वहां का जो पानी है वो कैसा होता है? गुड क्वालिटी का होता है। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा काम करते हैं। बीओडी तो लो होगा और डीओ क्या होगा? हाई होगा, तभी वहां का जो पानी है वो कैसा माना जाएगा? गुड क्वालिटी का माना जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर बीओडी लो है ना, तो इसका मतलब वहां पर जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा कम ऑक्सीजन की डिमांड की गई है। कम ऑक्सीजन की डिमांड कब की जाएगी? जब पानी में वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि एक तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या है? उसमें कम है, तभी वो क्या कर रहा है? कम ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है। इसी वजह से वो क्या होगा? गुड क्वालिटी का पानी होगा। हाई बीओडी है तो हम क्या कहेंगे कि वहां का पानी जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि अगर हाई बीओडी है तो बैक्टीरिया उनका ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो वहां पर क्या है? पॉल्यूशन ज्यादा है, इसीलिए उसका कंज्यूम जो है वो ज्यादा किया जा रहा है। तो ये है आपकी यहाँ पर बीओडी। इसके बाद है बीओडी लेवल। यहाँ पर बस मैंने लिखा है कि इस इतने से इतने का जो बीओडी है वो कैसा होता है। 1 से 2 का जो बीओडी लेवल है वो बहुत अच्छी मात्रा का होता है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ना के बराबर होते हैं। 3 से 5 का क्या होगा? फेयर होगा, यानी कि क्या है? क्लीन होता है। 6 से 9 का जो है वो पुअर होता है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें प्रेजेंट होंगे। तो बस यही याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद इसको मिलीग्राम पर लीटर इसकी यूनिट होती है, इसको पीपीएम में भी हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पर डीओ लिखिए, जैसे यंग फिश होती है वो क्या करती है? ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगी, ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉल फिश होती हैं वो 3.0 mm तक भी रह सकती है पीपीएम तक, बट जो बिग फिश होती है, यंग फिश होती है, उनको सर्वाइव करने के लिए 3.0 से 5.0 पीपीएम जो ऑक्सीजन है उसकी जरूरत होती है। वाटर लेवल के नीचे जितना जाएंगे ऑक्सीजन क्या है? होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये बात याद रख लेना। वाटर फॉल के समय जो डीओ है वो कैसा रहता है? यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म बराबर रहता है। जैसे बहुत झरने से होते हैं, जब झरने से पानी गिरता है तो डीओ क्या रहेगा? वहां पर समान मात्रा में रहता है। ऐसे लेक, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ऐसे लेक जहां पर पॉल्यूटेंट ज्यादा है, मतलब जिस लेक में पॉल्यूटेंट्स या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन लेक कहा जाता है। तो ऐसे लेक को हम क्या कहेंगे? यूट्रोफिकेशन लेक कहते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, डीओ जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है।
एक तरीके से पॉल्यूटेड लेक कह सकते हैं हम इसको। इसके बाद यही पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर समझाया था वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर हाई बीओडी है तो डीओ लो होगा, अगर लो बीओडी है तो डीओ हाई होगा। इसको एक बार आप अपने आप से करके देखेगा, समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जहां पर हाई बीओडी है, मैंने आपको बताया था वाइस वर्सा होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो डीओ लो होगा। अगर लो बीओडी है तो डीओ क्या होगा, इसमें हाई होगा। इसके बाद है अगर हाई बीओडी है तो डीओ कम होगा, यानी कि पॉल्यूटेड जो है ना वो वाटर कम पॉल्यूटेड होगा, सॉरी ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। हाई बीओडी पॉल्यूशन ज्यादा, लो बीओडी पॉल्यूशन कम। ऐसे याद रख लेना, अगर बीओडी ज्यादा है तो पॉल्यूशन उस पानी में ज्यादा है, अगर कम बीओडी है तो उस पानी में जो पॉल्यूशन है वो भी कम है। तो आप एक तरीके से याद रख लेना, दोनों को याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सीओडी के बारे में, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। ये क्या होता है, ये इसलिए यूज किया जाता है। बीओडी जो है ना वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, एक तरीके से कंज्यूम करने का काम करता है, लेकिन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इससे थोड़ी अलग होती है। यहाँ पर जब वाटर बॉडी है उसमें इतना ज्यादा, जैसे हम कई बार क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कूड़ा करकट फैला देते हैं पानी में, जो बैक्टीरिया उसका पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई केमिकल ऐड करना पड़ता है, जिससे हम पानी को क्या करते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं। तो यही है सीओडी, इसमें यही बातें हैं। जब वाटर बॉडीज में इंप्योरिटीज बढ़ जाती हैं, तो जब बैक्टीरिया के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है, तो भी उसमें बहुत सारा ऐसा मैटर है जो रह जाता है जिसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सीओडी का यूज करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज करते हैं। तो उस पानी में हम कोई ना कोई केमिकल ऐड कर देते हैं, जिससे वहां का जो पानी है वो क्या होता है, साफ हो जाता है। यहाँ पर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये वाला क्या केमिकल इसमें मिलाया जाता है, इसका नाम है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, K2Cr2O7 इसमें हम ऐड करेंगे, जिससे पानी क्या होता है, साफ हो जाता है। और इस रिएक्शन से ऑक्सीजन रिलीज होगा और वाटर के साथ में मिलकर रिएक्ट करेगा, और इससे वाटर डीऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा पानी। तो ये रिएक्शन है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसका फॉर्मूला याद रख लेना, K2Cr2O7, यही है ना, K2Cr2O7 यही है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही याद रख लेना बस। इसके बाद यहां पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे जो ऑर्गेनिक इसमें सभी मैटर ऐड किए जाते हैं। जो हम बीओडी पढ़ रहे थे वहां पर इनऑर्गेनिक मैटर नहीं था, ऑर्गेनिक मैटर था। यहाँ पर सभी टाइप के मैटर होंगे सीओडी में, ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। सीओडी जो है वहां पर सभी टाइप के मैटर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा है। बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, सीओडी का मतलब क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसके बाद बीओडी में क्या है, अमाउंट ऑफ डीओ कंज्यूम बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, इनके द्वारा कंज्यूम की जाती है, यहाँ पर केमिकल ऑक्सीडाइज की जाती है। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप का वेस्ट होता है। जो बीओडी है बहुत स्लो मेथड होता है, और जो सीओडी है बहुत फास्ट मेथड होता है, क्योंकि केमिकल से इसको क्लीन किया जाता है। बीओडी क्या होता है, लोअर होता है सीओडी से, यानी कि बीओडी का जो वैल्यू है वो हमेशा कम होगी, किससे, सीओडी से। सीओडी की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। ये 20 डिग्री सेल्सियस पर परफॉर्म किया जा सकता है, और इसके लिए हमें 150 डिग्री टेम्परेचर या सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होती है। तो ये था हमारा यहाँ पर बीओडी, सीओडी एंड डीओ, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वाटर से होने वाली जो भी बीमारियां, उन सब के बारे में। इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है जीनोटॉक्सिसिटी। जीनोटॉक्सिसिटी क्या होता है, ये ह्यूमन के जेनेटिक्स, जो डीएनए होता है और जेनेटिक्स होते हैं, उनको इफेक्ट करता है। तो जीनोटॉक्सिसिटी क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो डीएनए है, जेनेटिक्स है, उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, जीनोटॉक्सिसिटी, जो वाटर से होता है। इसके लिए एक पॉल्यूटेंट जाना जाता है जिसे हम जीनोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे विनाइल क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है कार्सियोजेनिसिटी। कार्सियोजेनिसिटी जो है ये ह्यूमन बीइंग प्लस एनिमल्स के भीतर जो है वो कैंसर का कारण बनता है। तो ये मेटल से फैलता है। तो कार्सियोजेनिसिटी किससे होता है, मेटल से होता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है वो हमारे ब्रेन्स को, न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है। तो आपको बस यही याद रखना है, ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स खेत में जो हम ऐसे मटेरियल यूज करते हैं उनकी वजह से फैलता है, और ह्यूमन को बहुत ज्यादा मात्रा में इफेक्ट करता है। इसका नाम है न्यूरोटॉक्सिसिटी। इसके बाद है हैवी मेटल्स। जैसे हम बहुत ज्यादा, जिनका एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है, 23 से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, मतलब वाटर पॉल्यूट करने का काम करता है। वो टॉक्सिक इफेक्ट लाता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। जैसे कुछ यहाँ पर मेटल्स लिखे हैं, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम से स्किन प्लस कैंसर की डिजीज होगी। आर्सेनिक है, आर्सेनिक से स्किन और लंग्स की प्रॉब्लम होती है। मैग्नीज से न्यूमोनिया, निकल से स्किन प्लस लंग्स डिजीज। मरकरी, मरकरी से
डैमेज हमारा मिनी माता रोग हो जाता है, ये याद रखना है। मरकरी से क्या होता है, मिनी माता होता है। तो मेटल मतलब इससे हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होगा। लेड से क्या होता है, एनीमिया, ब्रेन इफेक्ट होता है, इससे हमारी किडनीज वगैरह इफेक्ट होती है। कैडमियम से हमें इटाई रोग होता है। तो एक कैडमियम वाला और मरकरी वाला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी से हमें मिनी माता डिजीज होती है और कैडमियम से हमें इटाई डिजीज हो जाती है। जो पैथोजोन है, जो बीमारी फैलाते हैं, वो कौन से हैं? वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, पैथोजेंस है, जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं। तो ये यहाँ पर है पैथोजेंस लिखा हुआ था मैंने। अब यहाँ पर मैंने कुछ और डिजीज लिखी है जो आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर पीने का पानी है, पीने के पानी में जब फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है, में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उससे क्या होता है, फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। तो ये बात याद रखना है। इससे हमारे जो टिथ है, जैसे हमारे पास जैसे फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, वो हमारी टिथ के लिए, बोन्स के लिए अच्छा होता है। तो उसी तरीके से फ्लोराइड होता है, जो मतलब जब फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तो हमें क्या होती है, फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। इसकी वजह से टिथ प्लस बोन्स का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। हमारे जो टिथ है, बोन्स है, वो खत्म होने लगती है। माइज जो होता है, मक्का, वो किसका इंडिकेटर होता है, फ्लूरोन पॉल्यूशन का। यानी कि यहाँ पर क्या है, फ्लूरोन जो है ना बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसका इंडिकेटर हम किसे कहते हैं, माइज को बोलते हैं। अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है तो इससे क्या डिजीज होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये बात याद रखनी है। नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड से क्या होता है, फ्लोरोसिस होता है, जो हमारी बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे टिथ के लिए खत्म, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस में होता है, बच्चों में होता है। ये कब होता है, जब नाइट्रेट की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कोज क्या होता है, इसका कारण क्या है, ये ब्लड का जो पार्ट है हीमोग्लोबिन, उसके फंक्शन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। बॉडी में जो ब्लड का पार्ट है हीमोग्लोबिन, उसके फंक्शंस को सही से काम नहीं करने देता है, जिसकी वजह से बच्चों में क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसके बाद है आर्सेनिक। ये मेटल से होने वाली डिजीज लिखी हुई है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है, इसमें पैर जो काले हो जाते हैं, इससे लंग और स्किन कैंसर का खतरा हो जाता है। अब इसके लिखा है सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये आप नहीं पढ़ना, ये मैंने बस इसी तरीके से ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है, ये मत पढ़ना आप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कृषि कीटनाशी उर्वरक कवकनाशी बहुत जहरीले होते हैं, ये वाटर बॉडी में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। इन सब्सटेंसेस में जैसे पारा, आर्सेनिक, तांबा, सीसा, ये सब मिले होते हैं, तो ये हमारे जलीय जीवों को, साथ साथ हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। इसके बाद है कार्बनिक प्रदूषक। कार्बनिक प्रदूषक कौन से होते हैं, जो खाद में, बायोसोलिड्स में इनका यूज किया जाता है, जैसे दवाइयों वगैरह की जो प्रोडक्ट बने होते हैं उनमें यूज होता है, जो हमारे ह्यूमन हेल्थ को क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो है वो इफेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद है महासागरों में हम खनन एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो खनन, जब महासागरों में जब खनन एक्टिविटी की जाती है तो वहां पर बहुत सारी धातुएं निकालने के लिए, जैसे जस्ता है, कोबाल्ट है, सिल्वर, चांदी, सोना, ये सारी धातुएं हैं, इनको निकालने के लिए जब क्या की जाती है, खनन विधि की जाती है। तो खनन विधि से दो धातुएं उत्पन्न होती है, एक तो सेलेनियम और एक सल्फाइड, ये उत्पन्न होते हैं। और ये क्या होते हैं, वहां पर जो कोस्टल एरिया है वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, होते रहते, जिससे वहां कोस्टल एरिया में रहने वाली जितनी भी लाइफ्स है ना, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो कोस्टल एरिया है उसको भी क्या करते रहते हैं, ये धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ है। समुद्र में रहने वाले जो जीव है उनका रिप्रोडक्शन वो जो इफेक्ट हो जाता है। समुद्री जो जीव है, समुद्री पक्षी हैं, उनके जो अंडे हैं, उनके खोल जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमजोर से होते हैं, पतले होते हैं, जिससे उनके ही पक्षी क्या कर देते हैं, उन्हें कुचल देते हैं। इसके बाद कोरल रीफ जो होती है उसका जो कलर है ना वो उड़ जाता है इन वजह से। हम जब बहुत ज्यादा धातुओं का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो पानी में जो कोरल रीफ होती है वो क्या करती है, उस जो भी समुद्री जीव है उनके रहने का घर होती है, तो कोरल रीफ का क्या होता है, वहां पर रंग उड़ने लगता है, वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे। इसके बाद है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मैंने आपको बता दिया था, जब एक्सेस मात्रा में किसी पानी में क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं वाटर बॉडी में, तो वहां पर यूट्रोफिकेशन होता है, यानी कि वहां का जो पानी है उस वाटर बॉडी का बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, उच्च मात्रा में नाइट्रेट के न्यूट्रिएंट के कारण झीलें, तालाब ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं और पानी की गुणवत्ता को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम हो जाता है, बीओडी का लेवल ज्यादा हो जाता है, शैवाल प्रचुर मात्रा में हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होगा, पानी जो बीओडी है वो ज्यादा हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाएंगे, इस वजह से पानी क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, प्रदूषित हो जाएगा। इसके बाद है शैवाल ब्लूम हो जाता है, एल्गी ब्लूम होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। CO2 जब हाई हो जाते हैं तो यहाँ पर पानी में क्या होता है, एल्गी ब्लूम होगा, जिससे वहां के रहने वाले जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं, मरने लगते हैं। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, मतलब हम इस वाटर पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस को किससे कम, वर्षा से कम किया जा सकता है। अब नाइट्रेट को नाइट्रिफिकेशन में चेंज करके, डीनाइट्रिफिकेशन करके, इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम पानी को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, DO का लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं। एसिडिफिकेशन,
यहाँ पर मैंने लिखा है जब CO2 वाटर में कार्बनिक एसिड के साथ मिलती है तो pH लेवल जो है वो क्या हो जाता है, उसका लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पानी है, पानी के अंदर जब कार्बनिक एसिड्स मिलते हैं यानी कि H2CO3 मिलेगा तो क्या होगा, वहां पर पानी का जो मात्रा है वो मतलब उसका pH वैल्यू लो हो जाएगा। जब pH वैल्यू लो होगा तो कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। जब पानी अम्लीय हो जाता है तो वहां का जो कोरल रीफ है उसके कलर को क्या कर देता है, उड़ा देता है। तो इसमें ऐसा कहा गया कि 2050 तक कोरल जो है ना वो पानी में घुलने लगेंगे और 2080 तक आते आते इनका पूरी तरीके से तेजी से विघटन हो जाएगा। इसके बाद है कोरल ब्लीचिंग, वही है टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो इनका कलर उड़ जाता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो यही क्या है, कोरल ब्लीचिंग है। तो आपको बस ये याद रख लेना है कि कोरल ब्लीचिंग में जो कोरल है उनका कलर उड़ जाता है और वो व्हाइट हो जाती है। इसके बाद है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। हम वाटर पीने से पहले क्या करेंगे, उसका स्टैंडर्ड मापेंगे कि हमारे पीने लायक है भी या नहीं है। तो वाटर को पीने से पहले उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है ताकि ये हमारी हेल्थ को क्या ना कर सके, इफेक्ट ना कर सके। तो इसमें कुछ कुछ एजेंसीज काम करती है जो इसके जो क्वालिटी है उसका जो मानक है ना उसको मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड बताती है कि इतने TDS का पानी आप पी सकते हैं, इतनी क्वालिटी का पानी आपके लिए सही रहेगा। तो ये सब कुछ एजेंसीज है जो काम करती हैं। जैसे कंजप्टिव है, नॉन कंजप्टिव है। कंजप्टिव होता है जो ह्यूमन बीइंग जिसका यूज करता है पीने के लिए। नॉन कंजप्टिव में वो आता है जिसका यूज हम नहीं पीने के लिए ना करके बाकी अदर काम में करते हैं। तो दोनों केस में हमारे लिए वाटर क्वालिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद कुछ एजेंसीज हैं जो वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मापती है, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ये सभी क्या करती है, पानी के मानक को मतलब मापती है। इसके बाद कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सम इंप्योरिटीज, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। सस्पेंडेड इंप्योरिटीज कैसी होती है, ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि इसमें जैसे सिल्ट होगा, क्ले होगा, प्रोटोजोआ, फंगस एटसेट्रा ये सब पाए जाएंगे। जैसे सिल्ट और क्ले पाया जाएगा तो ये कैसे होंगे, सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। डिसॉल्व ऑक्सीजन वो होती है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जो पानी के अंदर क्या होती है, डिसॉल्व होती है। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन सब चीजों को हम नहीं देख पाते, वो पानी के अंदर मौजूद होती है। तो वो क्या होती है, डिसॉल्व होती है, यानी कि पानी के अंदर घुली हुई होती है, गैसेस की फॉर्म में होंगी। कोलाइडल इंप्योरिटी होती है कणों की फॉर्म में, जो बहुत छोटे छोटे कणों की फॉर्म में होती है, जिससे कोई ना कोई डिजीज बोर्न हो सकती है। जैसे ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है। इसको हम किस में मापते हैं, पानी को पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। फिजिकल टेस्ट ऑफ वाटर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए वाटर का, 4 से 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वाटर का टेम्परेचर होगा तो वो क्या होगा, बैक्टीरियल एक्टिविटी उसमें बढ़ जाएंगी, जिससे BOD भी बढ़ जाएगा। इसके बाद वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर किसी भी केस में 25 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे वहां पर तो 10 डिग्री है, मतलब 10 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर लिखा है किसी भी केस में, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए बात है कि 25 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर का टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। अब यहाँ पर आता है टर्बिडिटी ऑफ वाटर, यानी कि टर्बिडिटी क्या होता है, पानी का जो गंदलापन है उसकी बात कही गई है। जो पानी है वो 10 ppm से ज्यादा ना हो, मतलब इसका जो गंदलापन है वो 10 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पानी बिल्कुल येलोइश सा दिखता है और वो हमारी हेल्थ को बहुत बुरा इफेक्ट करता है। 1 मिलीग्राम सिलिका को जब हम 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करते हैं तो पानी का जो गंदलापन है वो क्या होता है, उससे दिखाई देता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा क्या थी, गंदगी थी इस पानी में। तो मेजर किया जाता है टर्बिडिटी से। टर्बिडिटी साइट, जैसे हम किसी साइट पर है, ठीक है, कहीं पर गए हुए हैं, तो वहां पर जब हम वाटर को चेक कर रहे हैं तो किससे यूज करेंगे, टर्बिडिटी रोड से हम उसको चेक करते हैं। तो पानी को हम किससे मेजर करते हैं, तो उसके गंदलेपन को हम यहाँ पर टर्बिडिटी रोड से क्या करते हैं, चेक करते हैं। लैब में हम जैक्सन टर्बिडिटी से इसको मापते हैं। इसका जो कलर है, वाटर है, वो किससे मापा जाता है, पानी के कलर को हम प्लेटिनम प्लस कोबाल्ट स्केल पर मेजर करते हैं, पानी के कलर को मापते हैं। और इसके लिए हम टिंटोमीटर का यूज करते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, किसका यूज किया जाता है, टिंटोमीटर का। तो यहाँ पर पानी के जो टर्बिडिटी है उसको मापने में किसका यूज करते हैं हम, यहाँ पर कलर को मापने के लिए, कलर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, टिंटोमीटर का यूज करते हैं। पी कोबाल्ट स्केल पर हम 20 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टिंटोमीटर का यूज करेंगे कलर के लिए। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर भारत मानक ब्यूरो ने पाइप के जरिए पेयजल की आपूर्ति के मानक सिद्धांत किए हैं। यहाँ पर पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस सेक्शन कमेटी द्वारा तैयार किए गए हैं। ड्राफ्ट में कहा गया है कि जो पीने का पानी है, इसके तहत जो मिशन है 2024 तक रखा गया और ऐसा कहा गया कि हर घर तक जल पहुंचाया जाएगा बाई कनेक्शन, नल कनेक्शन के माध्यम से। इसके बाद कुछ TDS वगैरह मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और ये सोडियम है, इनके ज्यादा होने से TDS क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब मिनरल
मिनरल्स जो है पानी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ मेटल्स जो है वो भी क्या बढ़ाते हैं, टीडीएस को बढ़ा देते हैं। कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जो क्या करते हैं, पानी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, टीडीएस को बढ़ाने में ये सारे के सारे मेटल्स का योगदान रहता है, जैसे कैल्शियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, ठीक है, पोटेशियम है, जिंक है, कॉपर है, पीबी है, आर्सेनिक है, क्लोरीन है, आयरन है, सोडियम है, ठीक है, फ्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, सल्फेट है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब क्या करते हैं, पानी के टीडीएस को बढ़ा देते हैं। हमें ज्यादा टीडीएस का पानी यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम ज्यादा टीडीएस का पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है, मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें हैवी मेटल्स यूज होती है जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। तो आज की क्लास में हमारा जितना भी वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक था वो सारा कंप्लीट हो गया है। ये क्लास थोड़ी सी लेंथी है बट आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। इस क्लास में मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया, ओवरव्यू दे दिया है। आप इस पीडीएफ को पढ़ लेना तो आपके उसमें डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर नहीं किया तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।